हेलो स्टूडेंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति पर अपना दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करते हुए मैं अब अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करूंगी। इससे पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति, उसकी योग्यता, उसका कार्यकाल और उसके निर्वाचन प्रक्रिया को डिस्कस किया था। अब हम संक्षिप्त में ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। तो जैसे हमने ब्रिटेन में पढ़ा, हमने जापान में भी पढ़ा, हमने भारत के राष्ट्रपति की भी हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कार्यपालिका जो प्रमुख है, कुछ कॉमन शक्तियां सभी के पास होती हैं, चाहे वो ब्रिटेन का सम्राट हो या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो या जापान के कार्यपालिका प्रमुख हो या अमेरिका के कार्य प्रमुख है। कुछ ऐसे विशेष कार्य सभी के बीच में कॉमन होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हम बारी बारी से विभिन्न शक्तियों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका होने के नाते राष्ट्रपति कौन कौन से दायित्वों को पूरा करता है। तो पहला है कानून को लागू करना। चूंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, कांग्रेस का काम है कानून बनाना और राष्ट्रपति कार्यपालिका होने के नाते समूचे कानून जो कांग्रेस द्वारा पारित है उनको लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। दूसरा, प्रशासन का संचालन। समूचा प्रशासन राष्ट्रपति के अनुसार ही कार्य करता है और अच्छा बुरा जैसा भी प्रशासनिक कार्य होता है उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की ही होती है। राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिमंडल में नियुक्तियां करता है, राष्ट्रपति उनको विभागों का बंटवारा करता है, विभिन्न मंत्रियों से रिपोर्ट लेकर प्रशासन को संचालित करना, निर्देशित करना, ये सारा कार्य राष्ट्रपति का है। तीसरा है महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं पदच्युति, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि मंत्रियों की नियुक्तियां हैं तो राष्ट्रपति इन अपने दल के महत्वपूर्ण लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। उसके अलावा अमेरिका के विशेष जो पद हैं अति महत्वपूर्ण, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी होता है, विभिन्न प्रकार के राजदूत होते हैं, विभिन्न अधिकारी जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति ऐसी अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों में सीनेट का समर्थन या उसकी पुष्टि होनी भी आवश्यक है। चौथा हम ले रहे हैं सीनेट के प्रति शिष्टाचार। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी, ये एक शक्ति नहीं है, ये एक परंपरा सी बन गई है कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं सीनेट की स्वीकृति चूंकि आवश्यक है, इसलिए वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि सीनेट व राष्ट्रपति के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ सी विकसित हो गई है कि राष्ट्रपति जिन नामों को सीनेट को भेजता है, सीनेट का सदस्य भी यह सोचकर कि मेरे राज्य में मैं अपनी पसंद के लोगों को नियुक्त करवा सकता हूं, तो ऐसे में सीनेट शिष्टाचार के नाते ही राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए नामों पर सहमति देता है और राष्ट्रपति स्वयं भी सीनेट के सदस्यों द्वारा यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो राष्ट्रपति भी उस पर अपना समर्थन दे देता है। अभी है क्षमादान। वैसे ये शक्ति हम न्यायिक शक्तियों में लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दूं कि जैसे ब्रिटेन के सम्राट में भी हमने पढ़ा था, भारत के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति होती है कि न्यायालय ने यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया है तो उसकी दंड को कम करना या माफ कर देना राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो परराष्ट्र संबंधी शक्तियां भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ही है। अन्य देशों के साथ संधि करनी हो या युद्ध की घोषणा करनी हो या राजदूतों को नियुक्त करना हो या बाहर से पधारे हुए अति जो राष्ट्र मेहमान जिनको माना जाता है उनको वेलकम करना है, ये सारी चीजें अमेरिकी राष्ट्रपति के परराष्ट्र संबंधी शक्तियों में आती है। इसमें भी मैं आपको याद दिला दूं कि युद्ध की घोषणा है तो दोनों सदनों की स्वीकृति, बहुमत मिलना आवश्यक है और अन्य किसी देश के साथ कैसा भी संधि या समझौता है उसमें सीनेट का द्वारा पुष्टि होनी आवश्यक है। फिर है अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की तरह, ब्रिटेन के सम्राट की तरह प्रधान सेनापति भी होता है, वो मेन कमांडर इन चीफ है। तीनों जो सेनाएं हैं, जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कानून निर्माण संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो पहला हमने कहा है कानून निर्माण
को प्रभावित कर सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति संदेश भेजकर। पिछली क्लास में मैंने एक बार आपको फिर कहा था कि चूंकि कांग्रेस का काम है कानून बनाना और राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति संसद में मौजूद नहीं रहता, वहां शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत है, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका के कार्यों से अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति कानून निर्माण को प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो संदेश भेज सकता है, डायरेक्ट कांग्रेस को भेज सकता है, जनता के नाम अपील जारी कर सकता है, अपने दल के सदस्य जो दोनों सदनों में मौजूद हैं उनको संदेश भेजकर कानून निर्माण को प्रभावित कर सकता है। दूसरी शक्ति है विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, कि वैसे तो अमेरिकी संविधान में फिक्स है डेट, संसद की जो बैठक है वो 3 जनवरी से होगी, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति ऐसे में विशेष अधिवेशन को भी आमंत्रित कर सकता है। तीसरी शक्ति है उसकी निषेधाधिकार की शक्ति, जो कि अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे कह सकते हैं कि इफेक्टिव पावर है। ब्रिटेन का सम्राट के पास भी होती है लेकिन वो इसका परंपरावश प्रयोग नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति भी पुनर्विचार करने के लिए तो कह देता है लेकिन पूरी तरह से निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की तुलना करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार बहुत प्रभावी है और जब जब राष्ट्रपति ने चाहा है किसी कानून को बनने से रोकना, उसने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है। निषेधाधिकार की थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। निषेधाधिकार बच्चों 2 तरह से होता है। एक होता है रेगुलर वीटो, जिसको हम कहते हैं नियमित निषेधाधिकार। इसके तहत यदि कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति को, विधेयक को पारित करके भेजा और राष्ट्रपति उसको दोबारा एक तरीके से निषेधाधिकार, नियमित निषेधाधिकार का प्रयोग करके संसद को भेज देता है और पुनः उसको कांग्रेस पारित कर दे, तो ऐसे में वह निषेधाधिकार व्यर्थ हो जाता है। तो फिर दूसरा जो उसका है, जिसको हम जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, इसको ज्यादा कारगर, ज्यादा प्रभावी माना जाता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक लेता है। लिटरली बोले तो उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी कि ना उसने हाँ किया ना किया, कोई स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं दी और यह सत्र के अंतिम 10 दिनों में यदि उसने अपने पास रोक लिया और भेजा नहीं और सत्र समाप्त हो गया तो फिर वो विधेयक ही निरस्त हो जाता है। तो उस रूप में राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो के माध्यम से कानून बनने से रोक सकता है। अगली शक्ति है कार्यपालिका आदेश। जैसे प्रदत्त व्यवस्था पर हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, यहाँ पर भी राष्ट्रपति कार्यपालिका आदेश जारी करके कई बार कानून बनाने का कार्य भी कर सकता है। तो ये हो गई उसकी विधायी शक्तियां। फिर हम ले रहे हैं न्यायिक शक्तियां। मोटे तौर पर देखें तो न्यायपालिका का कार्य बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत है, शक्तियों का विभाजन है, इसलिए राष्ट्रपति भी कुछ न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें महत्वपूर्ण है वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। राष्ट्रपति सीनेट के समर्थन के साथ न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। और दूसरा क्षमादान, यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को दंडित कर रखा है, उसको अपराधी घोषित कर दिया है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है या पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। तो ये होगी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। फिर नेक्स्ट है एक दलीय नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या प्रभाव है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो अपने दल का प्रमुख व्यक्ति होता है। इससे समूचे दल की जो नीति निर्माण वगैरह हो रही है वो राष्ट्रपति के ही निर्देशन पर होती है। जो भी दल स्टैंड ले रहा है, जो भी संसद में कोई महत्वपूर्ण चर्चा करवानी है, कोई विधेयक लाना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दल का क्या है, उसमें भी राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने दल की जो राष्ट्रीय समिति है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अपने दल का वो प्रमुख परामर्शदाता भी होता है। तो इस रूप में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक दल के नेता के रूप में भी इफेक्टिव रोल निभा रहा है। और लास्ट है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। जैसे पिछली क्लासेस में कहा कि अमेरिका एक विशेष महत्व रखता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी वहां के राष्ट्रपति की है। तो समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो जो भी
अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर ऐसा कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। तो उस रूप में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का सर्वोच्च प्रतिनिधि भी है, सर्वोच्च व्यक्ति भी है और समूची अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका की नीतियों का एक तरीके से वो निर्देशक भी है। आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।